केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस भेंट को कई मुद्दों पर चर्चा के लिहाज से अहम माना जा रहा है, जिसमें राज्यों से जुड़े विकास कार्य, वित्त सहायता और अन्य प्रशासनिक विषय शामिल हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर बैठक के एजेंडे का पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया, लेकिन यह मुलाकात सियासी और प्रशासनिक दोनों ही दृष्टिकोण से चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसके साथ ही दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में अहम राजनीतिक मुलाकात देखने को मिली। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी और बता दें कि केरल के मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा की गई और ये मुलाकात काफी मायनों में अहम मानी जा रही है। और इसके साथ ही केरल के मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई, विचार विमर्श किया गया। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चेन्नई के मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी और यह मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और दिल्ली में यह अहम राजनीतिक मुलाकात हुई है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और बता दें कि चेन्नई के केरल के और इसके साथ ही बता दें कि अहम मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी। यह मुलाकात काफी दृष्टिकोणों से अहम मानी जा रही है। और इसके साथ ही केरल के मुद्दों पर विचार विमर्श और बातचीत देखने को मिली इस मुलाकात में। भारत दौरे पर आया अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। जयशंकर ने अफगानिस्तान में खनन के अवसरों का पता लगाने के लिए भारतीय कंपनियों के नियंत्रण को सहारा और काबुल में भारत के तकनीकी मिशन को अब दूतावास के स्तर पर उन्नीत करने की घोषणा की है। इस बैठक से भारत अफगानिस्तान के बीच मजबूत रिश्तों और क्षेत्र स्थिरता को नई मजबूती मिलने की उम्मीद भी अब जताई जा रही है। दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अफगानिस्तान विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई और इसके साथ ही ये अहम बैठक मानी जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और इसके साथ ही भारत दौरे पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, जहां उन्होंने बता दें कि बैठक में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बता दें कि विचार विमर्श और इसके साथ ही बैठक में और इसके साथ ही संबंधों पर भी फोकस किया गया, जोर दिया गया। और इसके साथ ही बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर और इस दौरान उन्होंने बता दें कि बैठक में हिस्सा लिया। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बता दें कि संबंधों को लेकर तमाम चर्चा और विचार विमर्श देखने को मिला। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान ने अपनी पहली भारत यात्रा पर दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसके साथ ही बता दें कि मुत्ताकिन ने भारत सरकार द्वारा दिखाए गए गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए आभार जताया और कहा कि दोनों देशों ने हवाई गलियारों को मजबूत कर व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूत किया और सहमति जताई गई। साथ ही भारत द्वारा अफगान भूकंप पीड़ितों को दी गई सहायता भी उन्होंने इसको सराहा है। दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारत और अफगानिस्तान रिश्तों को लेकर बता दें कि अब कई मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं रिश्ते। जहां बता दें कि विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात कर दोनों देशों के संबंधों को लेकर बता दें कि विचार विमर्श किया। और इसके साथ ही और कई ज्यादा फोकस और कई मुद्दों पर विचार किया गया, जहां सुरक्षा व्यवस्था और व्यापार, निवेश को लेकर भी चर्चा देखने को मिली है। और इस चर्चा के मायने अब काफी ज्यादा अहम है। दोनों देशों के बीच बता दें कि समन्वय देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही सहमति भी जताई गई है। जहां बता दें कि भारत अफगान रिश्तों में नई मजबूती इस मुलाकात के बाद और भी ज्यादा देखने को मिली है। और बता दें कि इन मुलाकात के दौरान व्यापार, निवेश और कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श देखने को मिला है।
ऑस्ट्रेलिया में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिडनी स्थित BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन किया और प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात भी की। राजनाथ सिंह के इस दौरे को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बता दें कि दर्शन पूजन किया और यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय से भी उन्होंने मुलाकात करी और इसके साथ ही बता दें कि और भी ज्यादा रिश्तों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से इस दौरे को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करी, आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी करी और तमाम जानकारी भी उन्होंने ली। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, उसमें सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छाएं हैं और हम चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद हम ये काम करके दिखाएंगे। अंत में जब महागठबंधन का घोषणा पत्र आएगा तो स्थिति अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी। पहले भी घोषणा किया और इसके साथ ही बता दें कि तेजस्वी यादव का नौकरी का दाव देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बता दें कि कहा कि जब हमारा घोषणा पत्र आएगा तो स्थिति और कामकाज अपने आप ही स्पष्ट हो जाएंगे। और इसके साथ ही हर घर में सरकारी नौकरी के दाव पे उन्होंने बता दें कि ऐलान करते हुए कहा कि जब महागठबंधन का घोषणा पत्र जल्द आएगा तो स्थिति अपने आप ही स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है, कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है महागठबंधन की तो सभी घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। देखिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है, उन सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। देखिए सर, मैनिफेस्टो के पहले जिस प्रकार तेजस्वी यादव घोषणा करते जा रहे हैं, पहले भी घोषणा किया, कल भी घोषणा किया, तो मतलब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं। तो उसमें आदमी सुझाव देता भाई हम ये भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो आपको बता दिया जाएगा भाई ये फैसला होगा। कल तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है, कहा है पटना केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी को उनके पिता लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की याद दिलाते हुए जंगल राज का जिक्र किया और कहा कि पहले उस दौर के बिहार से माफी मांगे और फिर कोई नई घोषणा करें। साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए मल्होत्रा ने दावा किया कि पिछले 20 सालों में बिहार में जनता विकास और हुआ है और उतना कांग्रेस शासित राज्य में 65 सालों में नहीं हुआ। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई प्रगति की मिसाल देते हुए कहा कि जो सफर कभी 7 से 8 घंटे में तय होता था अब महज 2 घंटे में पूरा हो रहा है। बिहार का कितना विकास हुआ है। आज बेगूसराय से यहाँ आने में वो अपना जंगल राज याद करें, आज से 20 साल पहले उसका जवाब दें, उसके लिए माफी मांगे बिहार से, उसके बाद कोई घोषणा करें। कांग्रेस कह रही है कि एनडीए के 20 साल विनाशकाल रहे हैं बिहार के लिए। जितना बिहार में विकास पिछले 20 साल में हुआ है उतना कांग्रेस के किसी भी प्रदेश में पूरे 65 सालों में नहीं हुआ। उसका उदाहरण कांग्रेस के लोग दें। हमारे पास तो 1000 से ज्यादा बातें हैं बताने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का कितना विकास हुआ है। आज बेगूसराय से यहाँ आने में 2 घंटे लगते हैं, उनके लालू जी के राज में 8 घंटे 7 घंटे लगा करते थे।
पटना में भोजपुरी गायक अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की। ज्योति सिंह ने बता दी कि शेखपुरा हाउस पहुंचकर अपने साथ हुए अन्याय की बात रखी और कहा कि वे चाहती हैं कि बिहार की दूसरी महिलाओं को ऐसा अनुभव ना झेलना पड़े। प्रशांत किशोर ने साफ किया कि ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं की है, बल्कि सिर्फ अपनी सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर जन स्वराज से समर्थन चाहा है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक मामलों में पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सामाजिक और मानवीय स्तर पर जन स्वराज हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ा रहेगा। यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जन स्वराज से इनको मदद मिले, जन स्वराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन स्वराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन स्वराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं, पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात करेंगे भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी, इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। चुनाव आयोग ने जहां एक और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को 2 चरणों में कराने की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल सीट के बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर बैठक कर रहे हैं। किस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, यह आने वाले समय में आधिकारिक पुष्टि के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार तैयार, चुनने को सरकार, किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार। बिहार में ऐलाने जंग, सीट पर दंगल। बीजेपी से ज्यादा सीट, जेडीयू का फॉर्मूला होगा फिट। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, मतदान की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, लेकिन एनडीए में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर गुत्थी उलझी हुई है। सीटों को लेकर हमारा एक ही नारा है, 25 में से 30 नरेंद्र और नीतीश। वहीं बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, स्थिति जल्द स्पष्ट होने वाली है। अभी घोषणा हुआ
एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं है। ये मंथन लालू जी फ्रस्ट्रेशन में है। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। एनडीए का नेतृत्व तय है, नियत तय है, नीति तय है, घोषणा सारी चीजों का। भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकें होते रहती है। आप किसी भी दिन प्रदेश कार्यालय आइएगा तो कोई ना कोई बैठक निश्चित तौर पे मिलेगी। आज जाहिर बात है कि चुनाव समिति की बैठक है, तो उसके लिए मैं आया हूं। जो निर्णय होंगे जब पार्लियामेंट्री बोर्ड पास कर देगा तो आप सब उस निर्णय से भी अवगत होंगे। यह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। यह चीजें पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। विभिन्न 5 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में मिलकर के यह तय करेंगे। सहयोगी दलों को कैसे समझाएगा? जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनको सभी हर विधानसभा में 5 दल के सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर के बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही समन्वय ढंग से विधानसभा सम्मेलन किया है। हम सबों ने जिला सम्मेलन किया है और 14 नवंबर के बाद 3/4 बहुमत के साथ 5 दल मिलकर के बिहार में सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही नारा है, 25 से 30, नरेंद्र और नीतीश। लेकिन सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बातें तो जोर शोर से चल रही हैं। 243 सीटों में से 203 सीटें बीजेपी और जेडीयू आपस में बांटने की फिलहाल बात कर रहे हैं, जबकि बाकी 40 सीटें सहयोगी दलों के बीच जा सकती हैं। ये फॉर्मूला फिलहाल एनडीए के भीतर अंतिम चरण में माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या चिराग पासवान इस प्रस्ताव से संतुष्ट होंगे या नई सियासी चाल चलेंगे। तो मुझे लगता है सूत्रों के माध्यम से आप सबके पास है ही, क्योंकि मैं तो हर रोज देखता हूँ कि आज चिराग नाराज है तो आज चिराग खुश है, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। पर सूत्रों के माध्यम से जो खबरें आप लोग अपने चैनल पे चला रहे हैं वो सब गलत है और ये कहीं ना कहीं चैनल की विश्वसनीयता के सवाल खड़े करता है। ऐसे में जो अधिकृत जानकारी है वो जैसे ही चर्चा पूरी हो जाएगी आप सबके साथ साझा की जाएगी। पर बार बार मेरे ऊपर ये आरोप लगाना कि चिराग नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। 2 ऑप्शन इसमें हमने दिया है कि अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फायदा है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। असली पेंच चिराग पासवान पर भी अटका है। माना जा रहा है उन्होंने 25 में से 30 सीटों की मांग रखी थी और कई खास विधानसभा क्षेत्रों को लेकर सख्त रुख भी अपनाया था। एनडीए का मानना है कि ये फॉर्मूला सभी दलों को संतुलित प्रतिनिधित्व देता है, लेकिन चिराग की स्वीकृति अभी बाकी है। इसी बीच चिराग पासवान के ट्वीट ने सभी की धड़कनें बढ़ा दी। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास को याद करते हुए ट्वीट किया, पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो,
कदम कदम पर लड़ना सीखो। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है। उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूं, तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने हैं, लेकिन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। बैठकों के ताबड़तोड़ दौर के बावजूद सीट शेयरिंग की गुत्थी उलझी हुई है। एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सीटों की संख्या और शर्तें मामले को अटका रही हैं। फिलहाल राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि अगर चिराग इस फॉर्मूले को मान लेते हैं तो एनडीए के भीतर का विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने असहमति जताई तो ये सीट शेयरिंग नई तकरार को जन्म दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। जब दुश्मन दरवाजा खटखटाए तो क्या भारत वो दरवाजा खोलेगा? तालिबान के विदेश मंत्री भारत में हैं, तो क्या काबुल अब इस्लामाबाद की बजाय दिल्ली से बात करेगा? भारत की वो नीति जो कहती थी कि नो एंगेजमेंट विद तालिबान, क्या अब बदलने वाली है? सवाल ये है कि क्या ये भारत के लिए रणनीतिक मौका है या एक भयानक धोखा? और अगर दरवाजा खुला तो क्या चीन पाकिस्तान को भारत की वापसी की आहट सुनाई देगी? इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया, तब भारत ने साफ कर दिया था कि नई व्यवस्था को मान्यता नहीं दी जाएगी। काबुल में भारतीय दूतावास खाली कर दिया गया। नीति थी साफ, तालिबान से कोई औपचारिक संवाद नहीं। लेकिन आज तस्वीर बदलती नजर आ रही है। तालिबान सरकार की कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी संयुक्त राष्ट्र की ट्रैवल बैन छूट के तहत 6 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात तय है। साथ ही देवबंद मदरसे और ताजमहल का दौरा भी इस कार्यक्रम में शामिल है। भारत अब इस मोड़ पर खड़ा है जहां कूटनीति में स्थिरता से ज्यादा अहम हो गया है लचीला दृष्टिकोण। सवाल है, क्या ये बदलाव अफसर की समझदारी है या कूटनीतिक दबाव? भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता सदियों पुराना है। 2001 से 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में करीब $3 अरब की सहायता दी। सड़कें, स्कूल, बांध, संसद भवन, अस्पताल, हर क्षेत्र में। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये निवेश अधर में लटक गया। भारत ने केवल मानवीय सहायता पर फोकस रखा, गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन। लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण तालिबान से औपचारिक संवाद नहीं हुआ। अब मुत्ताकी की यात्रा भारत को दोबारा वह भूमिका निभाने का अवसर दे रही है जो वह अफगान जनता के लिए सबसे भरोसेमंद साझेदार के रूप में निभाता आया है। आमिर खान मुत्ताकी की यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये कूटनीतिक बर्फ के पिघलने का पहला संकेत हो सकती है। मुत्ताकी की भारत यात्रा उस समय हो रही है जब पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत खनिज परियोजनाओं पर फोकस कर रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान से रिश्ते बनाए रखे, लेकिन अब तनाव की रेखाएं साफ दिखती हैं, खासकर टीटीपी और सीमावर्ती इलाकों को लेकर। ऐसे में भारत का अफगानिस्तान में फिर से प्रवेश चीन पाक गठजोड़ को चुनौती दे सकता है। तालिबान सरकार को आज तक किसी देश ने औपचारिक मान्यता नहीं दी, भारत भी उनमें शामिल है और कारण भी साफ है। महिलाओं पर प्रतिबंध, मानवाधिकारों का उल्लंघन और अफगान धरती से आतंकी गतिविधियों का संचालन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का अफगानिस्तान से भारत की ओर लौटना, ऐसे में तालिबान से बातचीत एक जोखिम भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत ने संवाद का रास्ता पूरी तरह बंद रखा तो वह अफगान भूभाग को पूरी तरह चीन पाक गठबंधन के हवाले भी नहीं कर सकता। इस स्थिति में भारत के पास 3 ऑप्शन है। पहला, पूर्ण बहिष्कार, तालिबान से कोई बात नहीं, जोखिम है कि भारत क्षेत्रीय समीकरणों से बाहर हो जाएगा। दूसरा, बिना शर्त संवाद, जो भारत की सुरक्षा नीति के लिए आत्मघाती हो सकता है। तीसरा और संभवतः विवेकपूर्ण रास्ता, सीमित शर्तों के साथ संवाद, जहां भारत ये स्पष्ट कर दे कि अफगानिस्तान की जमीन का भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं होगा, महिलाओं के अधिकारों पर समझौता नहीं होगा और संपर्क केवल जरूरत आधारित होगा।
यही शायद भारत की मौजूदा नीति का संकेत है। प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी जो जमीन से जुड़ी है और बिना औपचारिक मान्यता के भी संवाद की खिड़की खुली रखती है। भारत की सक्रियता से चीन और पाकिस्तान दोनों असहज हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अफगान तालिबान अब दिल्ली से बात करना चाहता है और इस्लामाबाद की शर्तों से बाहर निकल रहा है। चीन के लिए खतरा है कि भारत अफगान भूभाग में फिर से पैर जमाकर मध्य एशिया में उसकी एक तरफा पकड़ को चुनौती देगा। तालिबान के साथ भारत का कोई भी रिश्ता नहीं रहा है, न ही भरोसे की कोई ठोस बुनियाद। लेकिन भौगोलिक वास्तविकता ये कहती है कि भारत अफगानिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुताकी की यात्रा से संकेत साफ है कि अफगानिस्तान भारत से संवाद चाहता है। भारत अब दो चीजों को साधने की कोशिश ऐसे में करता नजर आएगा: राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव। अगर संवाद के दरवाजे सशर्त खुले तो ये रणनीतिक वापसी हो सकती है, लेकिन शर्तें नजरअंदाज हुई तो राजनीतिक जोखिम भी बड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।